नमस्कार दोस्तों, स्टडीज मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और अपने विद्यार्थियों की मांग पर, अपने दोस्तों की मांग पर दोस्तों, वो बता रहे थे कि उनका डीएलएड का पेपर है 4th सेमेस्टर का, और गणित, अंग्रेजी, ये सब सब्जेक्ट उनको परेशान करते हैं। तो उनकी मांग पर ये एक बूस्टर और उनका खास तौर से फाइनल रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये राजन सीरीज है और डीएलएड प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर, और ये 7वां प्रश्न पत्र है जिसमें अंग्रेजी। इससे पहले हम लोग गणित देख चुके हैं, जिसको जरूरत होगी वो लोग देख लेंगे, चैनल पर पड़ा हुआ है। तो और ये राजन पब्लिकेशन की बुक है, इसको आप लोग खरीद के देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका पाठ्यक्रम है जिसको सिलेबस आप लोग कहते हैं। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और ये कंटेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों इसमें ग्रामर, टेंस और ग्रामर ये सब आ जाएगा। इसके बाद राइटिंग में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर आर ऑब्जेक्ट्स, और इसके बाद लेसन प्लानिंग। ये आपका दोस्तों सिलेबस है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों? वस्तुनिष्ठ, ये विषय सूची है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और ये जो है दोस्तों परीक्षा प्रश्न पत्र है। तो मुख्य तौर से आपको 5 से लेके 58 तक देखना है, और ये परीक्षा प्रश्न पत्र तो आप लोग देख ही लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो फाइनली जो है दोस्तों, हम लोग यहाँ चलते हैं और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि वी हैव ऑन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। कह रहा है कि हम मैच जीत चुके हैं। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? तो कहीं नाट है, यहाँ पर नाट नहीं है तो निगेटिव नहीं होगा, और क्वेश्चन मार्क नहीं है, और आप जानते हैं कि प्रश्न नहीं पूछा जा रहा तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, और ये दोनों नहीं तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, और ये पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है ना। वी हैव ऑन द मैच, ये पॉजिटिव प्रकार का सेंटेंस है। निगेटिव के लिए नॉट या नेवर का होना जरूरी है। इंट्रोगेटिव में ऐसा आपको लगना चाहिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। He did not write a letter. Which type of sentence is this? यह किस प्रकार का पेपर माने सेंटेंस है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉट आया हुआ, तो ये नेगेटिव हो गया। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following sentence is correct? तो आपको देखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आए। तो देखिए राजन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी उपयोग किया, ये गलत हो जाएगा। और राजन क्लेवर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राजन सिंगुलर है। तो देखिए राजन इज क्लेवर, ये सही है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अंग्रेजी में नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन जैसे कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सिंगुलर बनाने के लिए दोस्तों सब्जेक्ट में क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ देते हैं, यस या यस, ठीक है ना। लेकिन वर्ब का प्लूरल सिंगुलर वर्ब जो दोस्तों ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, वर्ब जो होती है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, और वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यस या यस जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे राम गोज टू होम आप लिखते हैं, लेकिन यू गोज टू होम नहीं कहते हैं। ऐसा आप इसलिए कहते हैं राम गोज टू होम, क्योंकि राम के साथ क्रिया आपको सिंगुलर चाहिए, और गो जो है प्लूरल वर्ब है,
तो इसके साथ यस या यस जोड़कर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर सब्जेक्ट के साथ यस या यस जोड़ा जाता है तो प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब के साथ यस या यस जोड़ने पर वो सिंगुलर बनता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग। किस प्रकार की टीचिंग लर्निंग मेथड इंग्लिश टीचिंग में आपको प्रयोग करना चाहिए या कर सकते हैं। तो कलर, जो रंगों से के माध्यम से पढ़ाते हैं, वो भी हो सकता है। फूड, फ्रूट्स कह लीजिए, मैंगो, बनाना, ये सब, और फ्लावर्स, इन सब का प्रयोग जो दोस्तों किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर फाउंड। ये पूछ रहा है दोस्तों कि कंजंक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो आंसर आपका दिया हुआ है, आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। ये तो बात ठीक है कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बताइए। ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग नेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद दूसरा कौन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद दोस्तों एडवर्बियल कंजंक्शन होता है, एक होता है एडवर्बियल। तो ये 4 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए उसके पास 3 कार्य हैं, ठीक है ना। सही ट्रांसलेशन आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं कि हैज हैव का प्रयोग जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग करते हैं, लेकिन हैज हैव का प्रयोग जो है रखने के सेंस में भी किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, ही हैज 3 कार्स। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कंसेप्ट आप पढ़े हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, जब हैज और हैव जो है दोस्तों, इसको जब पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। और यहाँ पर हैज जो देख रहे हैं, हैज और हैव जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो एक ही वर्ब जो है अलग अलग जो वो प्लेस चेंज होने के और सेंस के साथ साथ वो चेंज हो जाता है उसका अर्थ। तो ही हैज 3 कार्स, ये ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। अभी दोस्तों यू रहता कि आपके पास 3 कारें हैं तो यू हैव हो जाता। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब चेंज होती रहती है। तो ही हैज 3 कार्स, ये सही हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, सही ट्रांसलेशन करिए, ठीक ना। तो ही नेवर गोज टू स्कूल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए पहले और दूसरे सेंटेंस में बहुत थोड़े सा का अंतर है। नेवर लगने से दोस्तों यस या यस में चेंज नहीं होगा। आप देखिए वैसे होता है कि जब नाट लग जाता है, जैसे मान ली कि वह स्कूल नहीं जाता है, कभी नहीं हटा देते वह स्कूल नहीं जाता है, अगर यह रहता वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है ना। अगर ये चीज रहता तो आप इसका कैसे टेंस बनाते, ही डज नॉट गो टू स्कूल।
ये आपका सेंटेंस हो जाता, ठीक है ना दोस्तों, ही डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन जब नेभर लगेगा तो इसमें जो यस या यस लगेगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। ही नेवर गोज टू स्कूल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लॉज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो दोस्तों देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मैंने एक ही सेंटेंस देखिए, तो सबऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल पर आधारित होता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो मेहनत करना प्रिंसिपल है, आप अगर आप मेहनत करोगे। तो उसी तरह से हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लॉजेज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो कितनी पाए जाएंगी, एक। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज्यादा हो सकती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है। चलिए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, किस रूप में जाना जाता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है, इज नोन एज क्लासिकल मेथड। इसका मतलब क्या, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। जैसे मैं आपको यहाँ पर पूरा ग्रामर नहीं बता रहा हूँ, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है ना, ही डज नॉट गो टू स्कूल, मैं आपको ये बताया। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं आपको ग्रामर बता रहा हूँ, यही ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये टीचिंग का मेथड है, ठीक है ना, यही टीचिंग का मेथड है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप देखिए क्या कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, डायरेक्ट मेथड जो पढ़ाने का है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो फ्रांस से हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसमें किसका प्रयोग होगा। देखिए ये अंग्रेजी का एक स्ट्रक्चर है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो दोस्तों इसको ऐसे भी बनाते हैं, इसको आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। When I had reached the station, उसके बाद कामा दरी करिए, द ट्रेन लेफ्ट। When I reached the station, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोस्तों देखिए, When I had reached the station, the train, When I reached the station, the train had left हो जाएगा, जा चुकी थी। When I reached the station, the train had left। ये When I reached the station, the train had left। तो या तो इस प्रकार से बनाइए, ठीक है ना, या ये स्ट्रक्चर है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है। हार्डली, हैड जो पहले आ जाता है इसमें, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द वर्ब, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेशन, पोसेशन से आपको क्या बनाना है दोस्तों, पोसेशन जो है दोस्तों, ये दोस्तों नाउन है, इससे आपको वर्ब बनाना है, वर्ब। तो पसेस, देखिए पसेशन कोई चीज
तो इससे इससे दोस्तों ये पसेस हो जाएगा। पसेस मैंने रखना होता है। जैसे आपके पास दो किताबें, यू पसेसेस, यू पसेसेस टू बुक्स, ये होता है पसेस मीन्स रखना होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये वर्ब का तो पूछ रहा है। और पसेशन, पसेशन का मतलब कि उसका मालिक, ठीक है ना, या रख रखाव। तो यही आपसे पूछ रहा है कि फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पसेशन। इसको स्पेलिंग टेस्ट भी पूछ सकता है आपसे। तो POSSESSION पसेशन। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। करेक्ट वर्ड का चुनाव करना है दोस्तों। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर वन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वंस लगता है। जैसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि राम सेज दैट इट इज हिज कार। मान लीजिए कि तो राम है, तो राम के लिए क्या लगाए हैं यहाँ पे, हिज लगाए हैं। अभी सीता रहता है या महिला रहती तो हर लगाते। उसी तरह से जब सब्जेक्ट वन होता है तो किसी चीज में अपना अधिकार दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वंस का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है ना, आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जब ये न किसी महिला या पुरुष, किसी को सिंगल को न करके ये किसी के लिए होता है तो वंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। चलिए आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडाप्टेड बाय। यह कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडाप्टेड बाय किसके द्वारा, यची पामर। देखिए अंग्रेजी में तो यहाँ पे यल साइलेंट हो जा रहा है, ठीक है ना, पामर। जैसे साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी लिखते हैं PSY CHOLOGY, साइकोलॉजी। यहाँ पर तो पी जो साइलेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, PSY CHOLOG साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो उसी तरह से दोस्तों यची पामर जो है दोस्तों, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडाप्टेड बाय यची पामर। चलिए आगे चलते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बोलने से दोस्तों, स्पीकिंग से। जब बच्चे जन्म लेते हैं और वहाँ से आवाज़ निकालते हैं दोस्तों, चाहे रोना के या किसी प्रकार की, तो वहीं से उनकी भाषा की सीख शुरू हो जाती है। फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ। फोनेटिक्स किसका साइंस है दोस्तों, बताइए। फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना दोस्तों, उच्चारण का। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। सक्सेस, देखिए सक्सेस जो शब्द है, सक्सेस में सफलता होता है ना, सफलता। इसका एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो इसका एडजेक्टिव क्या आ जाएगा दोस्तों, सक्सीडिंग हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिए, SUCCEEDING, सक्सीडिंग। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सीडिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नॉलेज इज डेंजरस, तो ये क्या होगा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द आते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है ना। और उसके बाद आता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू।
तो ये दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए देखिए, तो सबसे पहले इसमें अंतर ये है कि फ्यू जो है दोस्तों काउंटेबल के लिए, फ्यूल काउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी जिस चीज को गिन सकते हैं, जैसे आप पानी को नहीं गिन सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है। लिटिल का मतलब कि तुच्छ, एकदम जैसे थोड़ा पानी, जैसे मान ली कि पानी के पानी और पैसे को ही ले लिया जाए, ठीक है ना, पानी या किसी चीज और जो चीज का, तो ये आप देखिए मैं इसलिए बताऊं फ्यू का जो दोस्तों ये काउंटेबल के लिए और लिटिल का प्रयोग जो दोस्तों अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। इसमें देखिए मैं आपको समझाता हूं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, और ए लिटिल सही हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिटिल का मतलब लगभग नगण्य, और ए लिटिल का मतलब कि माने कुछ चीज है थोड़ा सा पॉजिटिव, और द लिटिल का मतलब है कि आपके पास जितना है उसके बारे में बात करना। ये नहीं कह रहा है कि पूरी दुनिया की चीज आपके पास है, लेकिन द लिटिल का मतलब यह है कि जितना है उसके बारे में, ठीक है ना। तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में अंतर है वही फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में अंतर है। तो वही कह रहा है कि ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब आप किसी भी आदमी को आप कैसे कह सकते कि इसके पास तनिक भी ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए लिटिल कट गया। लिटिल का मतलब कि एकदम नौ के बराबर, ठीक है ना। ये लिटिल कहना ठीक है क्योंकि आदमी के पास थोड़ा ज्ञान हो सकता है, तो वही कह रहा है कि थोड़ा ज्ञान जो कैसा होता है, खतरनाक होता है। ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, इस वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक ना। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि किसमें टेंस चेंज होगा, किसमें टेंस चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चलिए आप जानते हैं कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, या रिपोर्टेड वर्ब कह लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में रहता है तभी रिपोर्टेड का टेंस क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो यही एक अंतर है। तो ये जब चेंज होता है दोस्तों, जब ये रिपोर्टिंग जब पास्ट टेंस में, अब ये प्रेजेंट और फ्यूचर में जब रिपोर्टिंग रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। ये टेंस का ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम है। अब देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता है। एक्टिव पैसिव में होता है दोस्तों, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में होता है दोस्तों कहने का मतलब कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस जो है प्रेजेंट का प्रेजेंट में और पास्ट का पास्ट में और फ्यूचर का फ्यूचर में टेंस होता है। एक्टिव पैसिव बनाते समय टेंस जो चेंज होता है प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में और फ्यूचर का फ्यूचर में चेंज होता है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोस्तों अगर ये पास्ट में है तो ये सब भी लगभग पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, ही सेड टू देम, सेड टू आ गया तो क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, तो ये सेड टू हटा दीजिए। जब सेड टू आ गया तो ये टोल्ड में बदल जाएगा, और
दैट नहीं होगा यहाँ पर, ही सेड ही टोल्ड देम हो जाएगा। भाई देम यहाँ कहाँ गायब हो गया, जो चीज है। देखिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बस इतना ही अर्थ होता है कि उसमें जो है दोस्तों थोड़ा परिवर्तन, लेकिन थोड़ा परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि उसका मूलभूत चेंज हो जाना। आप जानते हैं एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट जो होता है मेन होता है, और पैसिव में क्या होता है, माने ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है। उसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या चीजें होती हैं, चीजें जो होती हैं भाई उसको अपने भाषा में कहना। जैसे मान ली किसी ने आपसे कुछ कहा और किसी के बारे में कुछ आप उससे कहेंगे तो जाहिर सी बात है उसके भाषा में कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही देखिए अब ये पास्ट में है, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, तो ही टोल्ड देम दैट, अब विल क्या हो जाएगा, वुड में बदल जाएगा, वुड लीव देम देन, ठीक है ना। ही वुड लीव देम, तो देखिए यू का देम हो गया और नाउ का क्या हो गया, देन हो गया। ये परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सन वाला फार्मूला काम करता है, सन 123। तो इसका जो सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट जो है सेकेंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में, टीवी इज ए टीचिंग लर्निंग इंग्लिश टेक्निक, विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड इज दिस, बताइए। तो टीवी में आप कैसा सीखते हैं, वीडियो और ऑडियो दोनों होता है, ठीक है ना। टीवी में दोनों होता है ना, टीवी इज टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड। तो टीवी कैसा, ऑडियो वीडियो दोनों है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज, ठीक है ना। तो टुमारो में क्या होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, याद कर लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज द नेक्स्ट डे। चलिए आगे चलते हैं। मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये भी होता है, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑल ऑफ दीज होगा, सभी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। तो जो आपको कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY स्कीम, प्रधानमंत्री ये क्या होगा, जनधन योजना, ठीक है ना। स्पेशल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसका जो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये भी सही है। लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ RS कितना 30,000, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ दिस। तो ये देखिए यहां से पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ RS 30,000, 30,000 का आपका इंश्योरेंस बीमा, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। तो ये जनधन योजना जो खुलवाए थे मोदी जी, सबको खाता खुलवा दिए, और जो पैसा वैसा था औरतें रखी हुई थी अपने लड़कियां बक्से में, उसको फिर जमा करवा के फिर उसको मेन स्ट्रीम में ले लिए। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर,
बताइए। एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट होया। तो वही मैं आपको बता रहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेज दोस्तों एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज जो केवल एक होता है। अब देखिए, एडवर्ब क्लॉजेज आर क्या होती है, टाइम, प्लेस और पर्पज। एडवर्ब जो है किसी चीज की विशेषता जो है दोस्तों, एडवर्ब क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। तो समय के साथ आपकी विशेषता बता सकता है, प्लेस और पर्पज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लास्ट इज, कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लास्ट, ठीक है ना, जो पुस्तक मैं खो चुका था उसे वो हमें मिली है, मिल गई है। ही saw द डेंजर एंड पास्ड, ठीक है ना, ये कंपाउंड सेंटेंस है। एंड तो उसे वह खतरा देखा और रुक गया। ही saw द डेंजर एंड पास्ड, तो खतरा देखा और रुक गया, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बताइए। तो ये 3 का रहा है, हम लोग देखे थे कितने, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्लॉजेज, 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लॉज पाए जाते हैं। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर, बताइए, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ऊपर पूछा था कितने होते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज तो दोस्तों 3 होते हैं, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज फाउंड, तो इसमें किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया गया है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही लिव्स, ये दोस्तों आई डू नॉट नो जो है दोस्तों, ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, ठीक है ना। आई डू नॉट नोज, ठीक है ना, ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। योग सूचक ट्रांसलेशन है, योग सूचक ट्रांसलेशन है, तो दोस्तों ये कुमुलेटिव, कुमुलेटिव का मतलब ये होता है योग दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आप गणित में संचयी सुनते हैं, संचयी का अंग्रेजी में अर्थ होता है दोस्तों कुमुलेटिव, कुमुलेटिव। तो दोस्तों योग सूचक ट्रांसलेशन है कुमुलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शंस आर देयरफॉर, हेंस एंड सो, ये सभी जो दोस्तों इलेटिव कंजंक्शंस है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन आर सेकेंड लैंग्वेज, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन आर सेकेंड लैंग्वेज, तो क्यों जरूरी है, टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ, तो लिंग्विस्टिक जो दोस्तों ये क्या करता है, भाषा का ज्ञान, ह्यूमन लैंग्वेजेज का अध्ययन को दोस्तों लिंग्विस्टिक जो है मानव भाषा का अध्ययन करते हैं। लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेज, लैंग्वेज विच इज ए रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल जो दोस्तों
कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिस्टनिंग जो दोस्तों, सुनना एक रिसेप्टिव स्किल्स है। चलिए आगे चलते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स में दोस्तों, जैसे आप ग्रहण करते हैं, सुनने में जो दोस्तों रिसीव करते हैं, राइटिंग में आप कुछ करते हैं भाई, अपने हाथ से लिखते हैं तो आप कुछ आउटपुट निकालते हैं, और स्पीकिंग में भी आप आउटपुट निकालते हैं। तो वही कह रहा है कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या है, लिसनिंग जो है दोस्तों। अब कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ क्वाड, क्वाड मीन्स क्या होता है दोस्तों, कायर होता है। एडवर्ब ऑफ क्वाड इज क्वार्डली, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ बून, बून मीन्स होता है दोस्तों वरदान, वरदान का क्या हो जाएगा, कर्स, अभिशाप। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे दोस्तों, तो उस समय खूब सुनते थे और कहा जाता था कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप पर आप एक निबंध लिखिए, ठीक है ना। तो साइंस इज ए कर्स आर बून। तो वही पूछ रहा है कि बून का आपसे इंटोनिम्स पूछा हुआ है। एंटोनिम, एंटोनिम जो दोस्तों, तो एंटोनिम से में विलोम होता है। तो बून वरदान और कर्स में अभिशाप हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आज वेल एज ही, आज वेल एज, एज वेल एज इज क्या है, ये कुमुलेटिव कंजंक्शन है दोस्तों। एज वेल एज ये एक कुमुलेटिव कंजंक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब क्लाजेज आर, एडवर्ब क्लाजेज क्या होते हैं बताइए। वेन राजन केम हियर आई वॉज स्लीपिंग, आई शैल गो विथ यू वेन यू रिटर्न। तो इसमें दोस्तों एडवर्ब क्लाजेज आर, तो इन सब में जो आप देख रहे हैं कि ये जो शुरू हुआ है, वेन राजन केम हियर, although he is a poor, I shall go with you when you return। तो ये सभी जो दोस्तों एडवर्ब क्लाजेज हैं, यहां से यहां तक लेकर जो कामा दिया हुआ है, ये सब एडवर्ब क्लाजेज हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। ही सेड दैट बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो he said that the birds were flying in the sky। अब देखिए, हम देखते हैं, ये देखिए ये पास्ट में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कैसे आएगा, सेज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी ये गलत हो गया, तो दो तो ऐसे गलत हो गया। अब देखिए इन इसमें से और इसमें कौन सही होगा। तो सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर दैट नहीं आया दोस्तों, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ही सेड दैट द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। तो इसमें से पूछ रहा है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो दिस, दिज, नाउ, ये सभी जो दोस्तों डायरेक्ट होता है। जैसे इनडायरेक्ट में दिस का क्या होता है, दैट का दैट होता है। इनडायरेक्ट में दिस का दैट होता है, नाउ का देन होता है। अभी हम लोग देखे थे, एक डायरेक्ट पूछा था। और दीज का क्या होगा, दोज होगा। दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो ये सभी डायरेक्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। तो इसमें भी सभी होगा। देखिए दिस का दैट हो गया, और टुडे का दैट डे हो जाता है, और दिस का दोज हो जाता है। तो इसमें भी सभी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर,
तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ रहा है। नहीं तो कौन कौन से होते हैं देखिए, तो टाइम, पर्पज, कंडीशन, ये तीनों होते हैं। टाइम, पर्पज, कंडीशन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सम कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर, तो बताइए सम कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर एज लॉन्ग एज ऑल दो। ये दोस्तों तीनों हैं। ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, बताइए। ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन और कंक्लूजन। ये भी तीनों करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशंस आर, गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशंस आर, तो यहाँ पर भी दोस्तों स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स, नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर, conclusion should be based on the causes and results that you see in the picture। तो ये सभी होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ लेटर्स आर देयर, तो ये दोस्तों पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, तो कितने प्रकार के लेटर हैं दोस्तों। ये 5 प्रकार के लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, तो कितने प्रकार के लेटर हैं, 5 प्रकार के लेटर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर, आप जो समझ रहे हैं दोस्तों कि ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, पत्र, पत्र के बारे में कह रहा है। तो पत्र के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, आप याद रखेंगे 5। यहां पर क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर, तो गुड लेटर का कंटेंट क्या होना चाहिए, तो हेडिंग होने चाहिए, ग्रीटिंग होना चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अभी मैं बताऊंगा। ये चीजें अगर सही हैं तो सब कुछ ठीक है। जैसे जो मुख्य लेटर होता है इसको बॉडी कहते हैं, और फिर से ये रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टफुली, ये सब जो लिखते हैं, और यहाँ पर योर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, ये सब चीज़ें अगर ठीक लिखते हैं, इस बॉडी में कुछ अगर थोड़ा सा दाएं बाएं भी हो तो काम चल जाएगा। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर, तो गुड लेटर का कंटेंट क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, ग्रीटिंग्स होना चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर वर्क, तो रेबर्न, रेबर्न कहते हैं कि टू टीच यू मस्ट एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर वर्क, आवर वर्क। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये रेबर्न जो दोस्तों ये लेखक हैं, आइए इसको थोड़ा सा मैं नाम दिखने दूं आपको, आप लोगों को। तो कह रहा है कि हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, तो ये दोस्तों रेबर्न कहते हैं। द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, तो पॉपुलर फॉर्मेट्स क्या है दोस्तों, हार्वेसियन, हार्वेसियन अप्रोच, मोरिसन अप्रोच, इवैल्यूएशन अप्रोच, ये सभी जो दोस्तों पॉपुलर फॉर्मेट्स, ठीक है ना दोस्तों, देख रहे हैं फॉर्मेट्स आर,
तो एक से ज़्यादा पूछा हुआ है। तो हर्बर्टियन हर्बर्टियन मोरिसन इवैल्यूएशन। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। प्री एक्टिव तो क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। पढ़ाने से पहले क्या क्या करना चाहिए? प्लानिंग करना चाहिए, एग्जीक्यूशन करना चाहिए और इवैल्यूएशन करना चाहिए। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन। बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज। ये कैसा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं दोस्तों? इसमें देखिए बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, एक ही वर्ब है और ये तो क्या है? सेंटेंस है। तो एक ही वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस होगा। बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, सिंपल सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। वी कैन प्रूव दैट अर्थ इज राउंड इज। कैसा सेंटेंस है बताइए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों? वी कैन प्रूव, देख रहे हैं ना, हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। ये बताइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या अंतर है? कंपाउंड सेंटेंस में दोस्तों एक सब्जेक्ट जो है, एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित होता है, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो चलिए देखिए, मैं बताना चाह रहा था तो उसको थोड़ा उल्टा बता दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक चीज एक दूसरे पर आधारित होती है, और कंपाउंड में दो चीज होते हैं, कंप्लीट होते हैं लेकिन बस जुड़े रहते हैं, उनका अलग अलग। अब आप कहें कि हम प्रूव कर सकते हैं, अगर आप यही चीज बात कहें कि आप प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, तो इसका कोई मतलब क्या समझेगा? समझेगा कोई पागल है आदमी, क्या सिद्ध कर सकता है भाई? तो अगले के दिमाग में तुरंत बात क्या आएगी? तो इसीलिए द अर्थ इज राउंड, हम सिद्ध कर सकते हैं कि द अर्थ इज राउंड। ये कैसा सेंटेंस हो गया दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सिंपल में तो आप जानते हैं कि एक ही वर्ब रहेगी, और कंपाउंड में दोस्तों क्या होगा? कंपाउंड में ये दोनों सेंटेंस अपना अलग अलग पूर्ण अर्थ रखेंगे, ये मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर टेंसेज आर देयर। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ये सब आप जानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर प्रेजेंट टेंस आर देयर। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं, आप ये भी जानते हैं, सभी टेंस के 4 भाग होते हैं। फ्यूचर टेंस आर देयर, तो इसके भी 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ऑल ऑफ दीज हो गया। भले ही आप कहें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं दिया हुआ है, चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ, लेकिन ये तीनों चीजें तो है ना, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस तो आंसर होगा ही। फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, डी आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर। कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं? तो 5 प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सम जनरल प्रीपोजिशंस आर एट, ऑन, फॉर, ये सभी जो है ये प्रीपोजिशंस हैं, आप देख ही रहे हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर, ठीक है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर, ये देखिए
ये पूछ रहा है कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कंजंक्शंस तो दोस्तों 4 प्रकार के ना होते हैं। हम लोग जब पढ़े थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया था कि कंजंक्शंस कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एडवर्बियल कंजंक्शन। और यहाँ पर 1 कह रहा है, ये थोड़ा सा गलती चीज़ों को दे रहा है कहीं कहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, बताइए। ये सभी जो दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के प्रकार हैं, ठीक ना। कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव। फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है। वी शैल कम इन एन आवर, कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, ठीक है ना। कम इन एन आवर। द बस वॉज पासिंग ए टनल। तो पासिंग थ्रू होता है, टनल से थ्रू होता है, रोड के अक्रॉस होता है। द बस वॉज पासिंग थ्रू ए टनल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दी पोस्ट। एलिजिबल के साथ क्या आता है, फॉर आता है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दी पोस्ट। ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी, ठीक है ना। ही इज वेरी पुअर बट ही इज हैप्पी। वह गरीब है किंतु खुश है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुभद्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। ये कैसा सेंटेंस है बताइए। ये जो दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस है। सुभद्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल, ये कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन कंपाउंड सेंटेंसेज, ठीक है ना। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम। द सन सेट एंड वी रिटर्न्ड होम, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, दोनों से ये जो है सेंटेंस जो देख रहे हैं या क्लास देख रहे हैं, ये परिपूर्ण है। सूर्य छिप गया, हम घर आ गए, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। किसके रिएक्शन अगेंस्ट आया था बताइए। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये हो रहा था दोस्तों कि पहले आप ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन बता बता के ग्रामर पढ़ाइए। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, इसी के खिलाफ आया था कि भैया डायरेक्ट आप पहले ग्रामर बताइए उसके बाद टेंस बताइए। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न। लेटर पैटर्न नहीं होता यहाँ पर। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। डिफर का एडजेक्टिव पूछ रहा है दोस्तों, तो डिफर का एडजेक्टिव होगा डिफरेंट। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। टू प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन से हैं दोस्तों। तो लिसनिंग स्पीकिंग, सुनना और बोलना, और उसके बाद स्पीकिंग राइटिंग,
ये दोनों दोस्तों प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, ए और सी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है ना। जब कोई चीज एकदम स्पष्ट रूप से किसी चीज के ऊपर रखी होती है तो उसके लिए ऑन द लगाते हैं, और जब स्पष्ट रूप से नहीं लगा रखी है तो एट लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनानाज एमंग द बॉयज गर्ल्स ऑफ योर क्लास, ठीक है ना। एमांग लगाएंगे, ठीक है ना। बिटवीन और एमांग में अंतर होता है। बिटवीन क्या होता है दोस्तों, दो लोगों के बीच में, और एमांग जो है दो से अधिक लोगों के बीच में के लिए एमांग का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू सेंटेंस पैटर्न। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू सेंटेंस पैटर्न। देखिए, आप आज तक आप वर्ड का पैटर्न पढ़े हैं? वर्ड का पैटर्न नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। वर्ड किसी रूप में, हाँ ये है कि वर्ड सार्थक है या निरर्थक है, इस ये तो होता है। ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन में क्या होता है, लगाव होता है। फॉर मी, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, वो उसका मुझसे अच्छा लगाव है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रीडिंग राइटिंग आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, किस रूप में जाना जाता है, नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड। बी वेयर, बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए। बी वेयर के बाद क्या आता है, आप आता है। बी वेयर ऑफ डॉग्स। हु डेवलप द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड किसने डेवलप किया था। तो डायरेक्ट मेथड जो दोस्तों मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज, मैक्सिमिलियन बर्लिट जो डायरेक्ट मेथड को डेवलप किए थे, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर रीडिंग एंड राइटिंग। प्राइमरी जो है स्पीकिंग हो जाता है। सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। एलिजिबल फॉर, एलिजिबल के साथ फॉर आता है। हाउ मेनी syllables आर देयर इन वर्ड पॉपुलेशन। syllables, ठीक है ना। तो 4। हाउ मेनी syllable आर देयर इन वर्ड पॉपुलेशन। कितने प्रकार के लेयर हैं दोस्तों, 4 प्रकार की लेयर है। अब देखिए, फीलिंग द ब्लैंक्स। इफ आई वेयर ए रिच मैन, ठीक ना, आई वुड हेल्प यू। तो ये दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी काल्पनिक बात के लिए, काल्पनिक बात के लिए पास्ट टेंस में दोस्तों, पास्ट में हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वेयर का प्रयोग जो है काल्पनिक बात के लिए, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ किया जाता है। देखिए, वैसे आई के साथ वाज आता है, लेकिन यहाँ पर वेयर आया। आई वेयर, इफ आई वेयर रिच मैन, यदि मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी सहायता करता। ये हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, टेंस है।
आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 प्रकार का हो गया। यही जो दोस्तों और टेंसों का भी भाग होता है इसी प्रकार से। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान आप जानते हैं कि क्रिया के अंत में ता, तिथि, ये सब चीज़ जानते हैं। और पैसिव, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये सब आपको पढ़ाएगा, रहा रही रहे, इसमें भी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका चुकी, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। रहा रही रहे के बाद क्या दिया जाता है, इसमें समय दिया होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब आप जानते ही हैं। अब देखिए पास्ट टेंस में भी इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज आप जानते ही हैं, सब बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको इसको देख करके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। वाज सीता, देखिए क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, तो इसमें लिखिए कि सीता मेरी सलाह सुन रही थी। सीता वाज लिसनिंग माई एडवाइस। और इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस वाज को बाहर कर दीजिए। और एक ये होता है कि जैसे क्यों, कैसे, तो इसमें जो दोस्तों इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस में इंडिफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। हम लोग देख लेते हैं कि टेंस के बाद क्या दे रहा है, देखिए ना, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। राम राइट्स ए लेटर, तो राम हैज रिटेन, V3 ए लेटर हो जाएगा। मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क, तो प्रीफर के साथ टू आता है, देन नहीं आता है। देखिए प्रीफर के साथ टू आता है। पवन इज ए हैंडसम बॉय, पवन इज ए हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट कंजंक्शन भरना था आपको। तो पवन जो है हैंडसम और बुद्धिमान दोनों लड़का है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो ये रहा दोस्तों, इसी प्रकार से अब आगे हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। अब ये देखिए आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस पढ़ाएगा, ठीक है ना। चलिए सब आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब देखिए लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में देखिए दोस्तों क्या होना चाहिए, लैंग्वेज शुड बी सिंपल और क्लियर। लैंग्वेज आपकी भाषा लेटर की साधारण और क्लियर होनी चाहिए। लेटर शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, छोटा और संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। वन पैराग्राफ हैविंग सिंपल थिंग, सिंगल थिंग। वन पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग, एक पैराग्राफ में एक ही प्रकार की बात कहना चाहिए। पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग, एड्रेस,
सैल्यूटेशन, बिगिनिंग, बॉडी, इंड और सब्सक्रिप्शन। तो देखिए ये यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है, डियर मैडम शुभम, और ये आपको लिख दिया है, आभार व्यक्त किया है। तो देखिए दोस्तों, आप कोई जरूर नहीं कि ये एड्रेस यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है ना। टू लिख करके और ये लिख कर नीचे एड्रेस हल्का सा लिख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ और जो है ये चीज़ बहुत जरूरी है, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, ये सब ऐसे वर्ड है, इनको यार रट लीजिएगा। लेटर और एप्लीकेशन की रचना में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र में सबसे पहले ऊपर पृष्ठ के बाईं ओर प्राप्त करने वाले पद का तथा पता लिखा है, तो इसके पश्चात अभिवादन सर मैडम लिखा जाता है। और application should be short and in polite language. Application writing is an art and regular practice makes good and correct application. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोग ये देख लेंगे क्या क्या कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।